ये है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर के वही दो पार्ट है। बोटनी में भी आप पढ़े होंगे इसको, है ना। उसमें प्लांट के बारे में पढ़ोगे, यहाँ पर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूण विज्ञान। ठीक है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु कोई एक आदमी नहीं है ना, ये किसी आदमी का नाम नहीं है। मतलब जो ऐसे अननोन पर्सन थे जिनकी रिसर्च बहुत बड़ा मायने रखती है और ऐसी खोज इन्होंने की, लेकिन अब उनके बारे में पता नहीं, तो उनको अरिस्टोटल या अरस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अरस्तु। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वॉन बेयर, जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर है वॉन वेयर है, और जो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के फादर है, प्रायोगिकी भ्रूणिकी के जनक, तो ये विलियम रॉक्स। ठीक है, विलियम रॉक्स ये एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं। अब आगे देखो बेटा, जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण तो आप कह सकते हो, लेकिन विभेदात्मक लक्षण नहीं कह सकते, क्योंकि सभी सजीव, देखो, जनन केवल सजीवों में होता है, सही बात है ना। लेकिन सभी सजीवों में नहीं होता है, यह भी सही बात है, क्योंकि कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे आप एनिमल्स में बात करते हो, तो जैसे मैं मधुमक्खियों में जो श्रमिक मधुमक्खी की बात करूं, है ना, तो वो बंदे मादाएं होती है, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी। तो इसलिए इसको विशिष्ट लक्षण कहा, विभेदात्मक लक्षण नहीं कहा हमने। जनन का अर्थ क्या होता है? जाति का स्वतः स्थायीकरण। जैसे किसी जाति के जो वयस्क सदस्य है वो अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और वयस्क की मृत्यु के बाद में जो उनकी प्रोजेनी है, उनकी संतति है, वो उसको आगे बढ़ाती है। तो जाति का स्वतः स्थायीकरण जनन का अर्थ हो गया। जनन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जाति की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा ना कि जैसे मान लो कोई पेरेंट है, तो अब उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, अब उनके जो जेनेटिकल कैरेक्टर है वो उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर हो गए, है ना। फिर प्रोजेनी रिप्रोडक्शन करेगी, फिर उनके जेनेटिकल कैरेक्टर फिर अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो जाति की निरंतरता बनी रहती है। जनन से वयस्क द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, जो जीवित जीव के समान है, तथा वयस्क जो शिशु को जन्म देता है उसे जनक कहते हैं। ठीक है, देखो, जनन से वयस्क द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। जो एडल्ट है वही तो रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो एडल्ट से वो अपने समान संतति उत्पन्न कर रहे हैं, और जो संतति उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, फादर। फिर आगे देखो बेटा, ये कुछ डेफिनेशन है। जैसे लाइफ स्पैन, जीवन काल किसे कहते हैं? तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है, ठीक है, मतलब बर्थ टू नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है, वहां तक की जो अवधि है उसको जीवन काल कहते हैं। और जीवन काल का जीव के आकार से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी का मतलब जीव का आकार छोटा है तो उसका जीवन काल छोटा होगा, किसी का एनिमल का जो साइज बड़ा है, बॉडी का साइज बड़ा है, तो उसका जीवन काल भी बड़ा होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जीवन काल का जीव के आकार से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे आप वो पढ़े थे ना कि हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इनका जीव के आकार से संबंध होता है, बताया था ना आपको। लेकिन जीवन काल का जीव के आकार से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसका बॉडी का साइज छोटा है तो जीवन काल छोटा होगा या जीवन काल बड़ा होगा, प्रोपोर्शनल है, एंटी प्रोपोर्शनल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लाइफ स्पैन की डेफिनेशन समझने में आई, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की जो बीच की अवधि होती है, ठीक है, उसको जीवन काल कहते हैं। अधिकतम जीवन काल, अधिकतम जीवन काल जाति के किसी सदस्य के जीवित रहने की अधिकतम आयु, उसको अधिकतम जीवन काल कहते हैं। वो जैसे कि अधिकतम जीवन काल कितना देखा गया है ना। तो अब वो आबादी का लक्षण नहीं है। आबादी का मतलब हो गया पॉपुलेशन। जैसे भारत में मानव की जनसंख्या है ना, तो हम ये कहेंगे भाई हमारे तो, हम तो इतना मानेंगे, है ना, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में अधिकतम जीवन काल जैसे 110 वर्ष आंका गया है। मान लो एक बार
है ना, तो हम तो 110 वर्ष मानेंगे। जापान के लोग कह रहे हैं कि हमने तो 121 साल देखा तो हम 121 साल मानेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो अधिकतम जीवन काल आबादी का लक्षण नहीं है, ये जाति का लक्षण है। जैसे मानव जाति है, तो मानव जाति में अधिकतम समय तक जीवित रहने वाला मनुष्य कौन है, तो उसको मैक्सिमम लाइफ स्पैन कंसिडर करते हैं। तो जाति के किसी सदस्य के जीवित रहने की अधिकतम आयु क्या कहलाती है, अधिकतम जीवन काल या मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहलाती है। औसत जीवन काल कैसे निकालेंगे कि आबादी के सदस्यों के जीवित रहने की औसत आयु, आबादी के सदस्यों के, ठीक है। अब ये आबादी का लक्षण हो गया, पॉपुलेशन का। जैसे मैं ये कहूं कि भाई भारत में औसत जीवन काल कितना है ना, तो हम यहां पर एवरेज लाइफ स्पान मिनिमम देखेंगे, मैक्सिमम देखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, है ना, तभी तो एवरेज लाइफ स्पान निकलेगा अपना। तो वो औसत जीवन काल वो यहां का लक्षण हो गया। जैसे मैं भारत के लिए कहूं 60 वर्ष है, तो मैं जापान में बात करूं, अमेरिका में बात करूं, तो वहां पर 60 वर्ष थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन, है ना। वहां पर ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है सुविधाओं के ऊपर, जो हॉस्पिटैलिटी है वो कितनी है वहां पे, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब हो गया सुविधाएं, जैसे कि चिकित्सा सुविधाएं कितनी होती है वहां पे, है ना। लोगों का जो मतलब एक इनकी जो न्यूनतम आय होती है, इनकम जो होती है वो कितनी, वो कितने अच्छे ढंग से रह पाते हैं। अपने यहां पर तो कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी से भी नीचे की रेखा पर जीवन यापन करते हैं। तो इसीलिए औसत जीवन काल बेटा स्पीसीज का करेक्टर नहीं होगा, ये हर कंट्री वाइज अलग अलग होता है। जापान में अलग होगा, अमेरिका में अलग होगा, भारत में अलग होगा, है ना, क्योंकि आबादी के सदस्यों के जीवित रहने की जो औसत आयु है उसे औसत जीवन काल कहते हैं। इसलिए आप इन दोनों डेफिनेशन में ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि अधिकतम जीवन काल किसका लक्षण है, तो आप कहोगे जाति का लक्षण है, और औसत जीवन काल किसका लक्षण है, तो आप कहोगे आबादी का या पॉपुलेशन का करेक्टर हो गया, ठीक है। अब जीवन प्रत्याशा या जीवन संभावना क्या होती है? देखो, जीवन प्रत्याशा या संभावना, इसमें आप संभावना व्यक्त करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये आदमी कितने साल तक जीवित रह सकता है। जैसे मान लो कि किसी के कोई मतलब शिशु का जन्म हुआ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ हुआ। अब हम उस बच्चे के बारे में ये सोचें कि यार ये बच्चा कितने साल तक जीवित रहेगा, तो अब हम उसमें एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, संभावना व्यक्त करते हैं कि ये बच्चा 60 वर्ष तक जीवित रह सकता है इंडिया के अंदर। क्योंकि किस आधार पर बताया मैंने उसकी संभावना? वो संभावना औसत जीवन काल के आधार पर बताई गई है कि औसत जीवन काल 60 वर्ष है, तो 60 वर्ष तक तो जीवित रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक संभावना है। तो औसत जीवन काल किस पर डिपेंड कर रहा है? सॉरी, जीवन प्रत्याशा किस पर डिपेंड कर रहा है? औसत जीवन काल। औसत जीवन काल किसका लक्षण है? आबादी का। तो जीवन प्रत्याशा भी किसका लक्षण हो गया? आबादी का। तो देखो ये स्टार मार्क पॉइंट, अधिकतम जीवन काल जाति का तथा जीवन संभावना आबादी का लक्षण होता है। बताओ बेटा, ये वाली बात आपको समझने में आई नहीं आई? क्लियर है? अब सुनो, देखो, अब अपने पैकेज में हो सकता है कि ये अलग अलग डेटा यहां पर दे रखे होंगे, ठीक है, अलग अलग डेटा यहां पर दे रखे होंगे, लेकिन आप लोग है ना जो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ोगे बेटा ये, ठीक है, ये एनसीईआरटी के हिसाब से देखो, ये अपना पूरा एक पेज पर ये एनिमल्स के नेम सारे यहां पर दे रखे, कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि कितनी होती है, ठीक है। जैसे एलिफेंट की कितनी है, डॉग की कितनी है, बटरफ्लाई की, कोवा, ठीक है ना, काऊ, पैरट हो गया यहां पर, ठीक है, ये फल मक्खी हो गई, ठीक है, फ्रूट फ्लाई, हॉर्स और ये कछुआ। तो इनका जो जीवन काल है वो आप केवल यहां का डेटा ही पढ़ोगे, ठीक है। बाकी और अनाप शनाप इधर उधर के एनिमल्स का और प्लांट का नहीं देखना आपको। प्लांट में तो खैर आपको सर बता देंगे, बाकी मैं तो आपको जूलॉजी में ये कह रहा हूं कि भाई एनिमल का जो लाइफ स्पैन है वो आप केवल ये वाले ही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। जो नहीं दे रखे हैं एनसीईआरटी में पैकेज में तो पूरी लिस्ट दे रखी होगी वहां पे शायद, लेकिन आप उसको मत पढ़ना, केवल वही पढ़ना जो एनसीईआरटी में एनिमल्स के लाइफ स्पैन दे रखे। 2-3-4 बार रिवीजन करेंगे तो ये सबके लाइफ स्पैन याद हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे देखो बेटा, समझ गए यहां पर? ठीक है, उसको लिखा नहीं रहा मैं, इसीलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि आपको केवल एनसीईआरटी से ये सब चीजें पढ़नी है। फिर आगे देखो बेटा,
अब है जनन के प्रकार। तो जनन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है बेटा अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एगेमोजेनेसिस भी कहते हैं और लैंगिक जनन को गैमोजेनेसिस कहता है। गैमोजेनेसिस, गैमो मतलब गैमिट, जेनेसिस मतलब बनना, एगैमोजेनेसिस मतलब गैमिट नहीं बनना। तो देखो अलैंगिक जनन एक जनकीय होगा, ऑलवेज यूनिपेरेंटल, इसमें एक ही जनक भाग लेता है, दो जनक भाग नहीं लेते हैं। और लैंगिक जनन जो है वो एक जनकीय भी हो सकता है और दो जनकीय भी हो सकता है। ये तो सदैव एक जनकीय है, ये एक या दो जनकीय हो सकता है। कारण समझने में आया इसका क्यों होता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनी और बाई पेरेंटल इसलिए है, यूनी पेरेंटल तो इसलिए होता है अगर एनिमल बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी जंतु है तो एक ही जनक भाग लेगा, और अगर मान लो कि एनिमल यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी जंतु है, तो फिर दो एनिमल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, मेल और फीमेल। तो अब बात समझने में आई कि ये तो हमेशा एक जनकीय होगा और ये वाला एक ही दो जनकीय। लैंगिक जनन विद और विदाउट गैमिट, इसमें गैमिट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। ठीक है, देखो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उनमें गैमिट भी बनते हैं, जैसे हाइड्रा है। ठीक है, तो हाइड्रा में आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, अरे जो अपन ने सिलेंट्रेटा बताया था तो उसमें फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल बडिंग, बाह्य मुकुलन पढ़ा था ना अपन ने। तो वो अलैंगिक जनन से तो कर रहा है, तो क्या उसमें गैमिट नहीं बनेंगे वहां पे हाइड्रा में? बताओ, बन रहे हैं गैमिट भी, लेकिन गैमिट का फ्यूजन इसमें नहीं होता है। ध्यान रखना, अलैंगिक जनन में युग्मक बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कहोगे कि देखो सर इसमें अलैंगिक जनन जिनमें होगा ना उनमें युग्मक नहीं बनेंगे। तो हम यहां पर एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे हाइड्रा पढ़ लो, आप पोरीफेरा संघ पढ़ लो, क्या लैंगिक जनन नहीं होता इनमें? होता है ना लैंगिक जनन, और अलैंगिक भी होता है। तो अगर हाइड्रा, तो बेटा हाइड्रा द्विलिंगी है नहीं है बताओ? अरे उसमें टेस्टिस ओवरी एक ही बॉडी में होता है ना, डायग्राम बताया था आपको, है ना? तो क्या उसमें युग्मक नहीं बनेंगे? बनेंगे युग्मक, लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मकों में संलयन नहीं होता है। अगर युग्मकों में संलयन हो गया उसको आप निषेचन कहते हो, तो फिर वो लैंगिक में चला जाएगा। आई बात समझने में? तो यहां पर विद और विदाउट गैमिट होगा, लेकिन गैमिट फ्यूजन नॉट अकर। अब देखो अलैंगिक संरचना ब्लास्टिमा से नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें जिस स्ट्रक्चर से नया ऑर्गेनिज्म बनता है उस संरचना को ब्लास्टिमा कहते हैं। जैसे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, अब फ्रेगमेंटेशन में बॉडी कई सारे फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गई है ना, तो अब वो जो फ्रेगमेंट से जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उस फ्रेगमेंट को आप ब्लास्टिमा कह सकते हो। ठीक है, जैसे किसी में बडिंग इंटरनल या एक्सटर्नल बडिंग हो रही है, तो वो जो बड बनती है, जो कलियां बनती है, जिससे नया जीव बनेगा, तो उस बड को आप ब्लास्टिमा कह सकते हो, है ना? किसी में बाइनरी फिजियन हो रहा है, मल्टीपल फिजियन हो रहा है, तो उसमें जो सेगमेंट बनते हैं, दो अलग अलग भाग बनते हैं जिससे नया जीव बनेगा, उसको आप ब्लास्टिमा कह सकते हो। समझने में आई मेरी बात? तो अलैंगिक जनन में से नया जीव बनता है उस संरचना को ब्लास्टिमा कहते हैं, और ब्लास्टिमा से नए जीव के बनने की प्रक्रिया को ब्लास्टोजेनेसिस कहता है। जेनेसिस का मतलब होता है बेटा निर्माण करना, प्रोड्यूस होना, बनना, उसको जेनेसिस कहते हैं। और ब्लास्टिमा से नए जीव के बनने की प्रक्रिया ब्लास्टोजेनेसिस कहलाती है। बताओ ये बात समझने में आई नहीं आई? अब बेटा लैंगिक संरचना में क्या होगा? लैंगिक संरचना में तो देखो लैंगिक जनन में युग्मक भी बनेंगे, युग्मकों में संलयन निषेचन भी होगा, निषेचन के उपरांत जाइगोट बनता है, जाइगोट से नए जीव के बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रियो जेनेसिस कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो भ्रूण, जेनेसिस मतलब बनना, भ्रूण का बनना, जिसको आप भ्रूण उद्भव भी कहते हो, भ्रूणोद्भव। समझ गए? तो ये देखो लैंगिक संरचना जाइगोट से नए जीव का निर्माण एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव कहलाता है। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है? फिर आगे देखो। अब बेटा ये देखो कि अलैंगिक जनन में युग्मक बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। बनेंगे तो निषेचन नहीं होगा, तो इसका मतलब बना हुआ नहीं बना हुआ कोई मतलब नहीं है वहां पे। तो नो मियोसिस, नो वेरिएशन। अरे इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा क्या?
नहीं होगा। अब आप तो ये कहोगे कि सर देखो युग्मक बन रहे हैं तो अर्धसूत्री विभाजन हो तो रहा है। अरे बेटा वो हो तो रहा है, सही बात है, लेकिन युग्मक बन रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन भी हो रहा है, लेकिन क्या युग्मकों का संलयन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो कोई मतलब है उसका? नहीं। तो नो मियोसिस, कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, और नो वेरिएशन, कोई जो विभिन्नताएं होती है, वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं भी नहीं आएंगी। अब देखो, आप जैसे मानव की बात करते हैं कि जो विभाजन होता है बेटा जनन कोशिकाओं में होता है, युग्मकों में। जैसे स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु बनाने वाली कोशिका, ओगोनिया अंडाणु बनाने वाली कोशिका, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। 46 में से 23 गुणसूत्र रह गए। जैसे एक शुक्राणु में 23 गुणसूत्र रह गए, एक अंडाणु में 23 गुणसूत्र रह गए, है ना। मतलब गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं, जिसमें एक सेट एक कोशिका में, एक सेट दूसरी कोशिका में चला गया। ठीक है। अब नर से शुक्राणु, मादा से अंडाणु आ रहे, दोनों का आपस में संलयन होता है, फ्यूजन होता है। संलयन हुआ तो वहां पर क्या बने कि दोनों के जो हाफ सेट इधर है और आधा सेट इधर है गुणसूत्रों का, आपस में मिल गए, पूरा सेट बन गया वापस, 46 क्रोमोसोम हो गए। अब उस 46 क्रोमोसोम में जीन डीएनए कहां से आया है? आधा डीएनए मदर से, आधा डीएनए फादर से। अब जो प्रोजेनी बनेगी, उस प्रोजेनी में सुपीरियर कैरेक्टर होंगे नहीं होंगे? भाई उसमें तो अपने जनकों से तो एडवांस कैरेक्टर हो गए ना भाई। जैसे मान लो कि अपने जैसे फादर से 50% कैरेक्टर आ रहे हैं, मदर से 50% कैरेक्टर आ रहे हैं, तो इसका मतलब मदर और फादर दोनों से एडवांस कैरेक्टर उस प्रोजेनी के अंदर आएंगे। तो वेरिएशन आएंगे नहीं आएंगे? बताओ, विभिन्नताएं आएंगे नहीं आएंगे? विभिन्नताएं क्या होती है? विभिन्नताएं आप कुछ लक्षणों में अंतर समझ सकते हो। जैसे हमारे जनकों से हमारे में कुछ अंतर होता है लक्षणों में। अपन कहते हैं ना कि यार, जैसे कोई मान लो कि शिशु है ना, कोई बच्चा है, तो अपन ये कहते हैं कि यार देखो इसकी नाक है ना, ये इसके फादर में गई है, और इसके जो कान है इसके मदर में गए हैं। कई बार ऐसे होता है ना कि ऐसे करेक्टर का संलयन वहां पर हो रहा है, तो आधे आधे करेक्टर मदर फादर से आ रहे हैं, तो वो सुपीरियर प्रोजेनी हो गई, वहां पे सुपीरियर करेक्टर हो गए जो मदर और फादर से दोनों में आ रहे हैं। तो वेरिएशंस होंगे नहीं होंगे? विभिन्नताएं आएंगी, और विभिन्नताएं तो जरूरी होती है ना। अगर विभिन्नताएं नहीं आएंगी तो उसकी वजह से कोई उद्विकास भी नहीं होगा। अब आप ये देखो कि आज जो मनुष्य ऐसा है, क्या ऐसा आज से हजारों लाखों वर्षों पहले से थे अपन? नहीं। ठीक है। बंदर, कपी और मानव, तो ये जो वेरिएशंस आती गई, वो धीरे धीरे वो जो विभिन्नताएं हैं वो जुड़ती गई, और फिर आज वो इतना बड़ा चेंज हुआ कि ह्यूमन बन गया यहां पर। क्या हम ये सोचते हैं कि यार ये अभी भी उद्विकास हो रहा है? क्या अब इवोल्यूशन हो रहा है? बिल्कुल इवोल्यूशन हो रहा है अभी भी। क्या वेरिएशंस अभी भी आते हैं? बिल्कुल अभी भी वेरिएशंस आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो 100% डेफिनेटली वेरिएशंस आएंगी। एसेक्सुअल में वेरिएशंस नहीं आती है, क्योंकि मियोसिस नहीं होता है, वेरिएशंस नहीं आते हैं, तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। हमारे में मियोसिस भी हो रहा है, वेरिएशंस भी आ रहे हैं, तो इवोल्यूशन भी हो रहा है। तो फिर हम उन वेरिएशंस को देख क्यों नहीं पा रहे हैं? हमें कैसे पता नहीं लगता है? भाई आज से मान लो कि हमने हमारे फादर, ग्रैंडफादर को भी देखा है ना, और भगवान करे तो अपन अपने मतलब जो ग्रैंड सन को भी अपन देख लें। ठीक है। मान लो कि अगर ऐसा कुछ हो जाए चमत्कार कि अपन देख ले, क्योंकि इतने दिनों तक पता नहीं जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, जनरेशन गैप बढ़ गया ना बहुत सारा। पहले जो शादियां होती थी वो 18, 19, 20 साल, अच्छा वो भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, है ना। मतलब कि जो आज तुम लोग हो, हम लोग हैं इस एज में, तो है ना, जो बड़े बड़े मतलब संतानें हो जाती थी, वो जनरेशन गैप बढ़ गया काफी। होता था ना पहले ऐसे। तो अब तुम खुद समझ जाओ कि तुम्हारे एज में जो मतलब पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स हुआ करते थे, तो उनके तो बच्चे थे जो घूमते थे, पढ़ते थे स्कूलों के अंदर, है ना। और हमें तो समझने की जरूरत पड़ेगी ना। तभी तो कहते हैं मैच्योरिटी दिमाग में लेके आओ, छोटे बच्चे नहीं है, और पढ़ाई वढ़ाई किया करो। ठीक है। अब सुनो, देखो आगे की बात, कि अगर अपन ये देखें या उनकी फोटो देखते हैं अपन कि यार इनके भी वही आंख, नाक, कान, ये सब चीजें वैसे की वैसे, वेरिएशंस कहां पर आए? तो बेटा ये जो वेरिएशंस होते हैं ये इतने स्मॉल स्केल पर होते हैं कि आप उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। जो हम ऑब्जर्वर हैं
हम ऑब्जर्वर हैं और हम उन वेरिएशंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो वेरिएशंस स्मॉल स्केल पर होती है और वो स्मॉल स्केल पर वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन होता जाता है, वो इकट्ठी होती जाती है। जो मैं विभिन्नताओं की बात कर रहा हूं ना, ये विभिन्नताएं इकट्ठी होती जाएगी और इकट्ठी होते 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 एक बड़ा वेरिएशन बनती है, बहुत बड़ा चेंज बनता है, और उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा वेरिएशंस बहुत बड़ा विभिन्नता आने में कई हजारों वर्ष लग जाएंगे, तब तक जो ऑब्जर्वर है वो निकल लेता है यहां से फिर। ठीक है, तो इसलिए ऐसी चीजें होती है कि अगर कोई ये कहे भाई इवोल्यूशन हो रहा है, कि बिल्कुल इवोल्यूशन कंटिन्यूअस सतत प्रक्रिया है, आज भी इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, हमारी जो प्रोजेनी आएगी उसमें भी वेरिएशंस है, हमारे से उसमें वेरिएशंस है, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाओगे क्योंकि वो स्मॉल स्केल पर वेरिएशंस होते हैं, और इन वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन होता जाएगा आज से हजारों साल बाद में, फिर वो वेरिएशंस इकट्ठी होकर के एक बड़ा चेंज बनती है जिसको अपन देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, देखो सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि जैसे ह्यूमन में आप ऐप, मंकी और ये सब चीजें देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि ये जो वेरिएशंस हैं इन्हें हम देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं। देखो आपको एक स्लाइड दिखाई दी, और ये स्लाइड फिर से दिखा रहा हूं, ये वाली स्लाइड देखो आप, है ना, ये देखो ये वेरिएशंस आ रहे हैं, है ना, ये वेरिएशंस आने में कई लाखों साल लगे हैं। एक दिन में जस्ट नाइट कोई चेंज नहीं आता, सडनली ऐसा परिवर्तन हो गया कि रात को सुबह उठ के देख यार ये क्या बन गया यहाँ पर, है ना, तो ऐसा जस्ट नाइट चेंज नहीं आता है। ये सब ऐप है बेटा, फिर बाद में ये वही होमो हैबिलिस मानव है, होमो इरेक्टस है, नियंडरथल मानव है, क्रोमैग्नन मानव है, और फिर ये जो लास्ट में टी शर्ट पहना हुआ आदमी आता है वो होमो सेपियन सेपियंस जो अपन है। ठीक है, ये देखो ये वाले अपन है, देखो ऐसे सारे चेंज आते गए हैं। तो ये जस्ट नाइट चेंज थोड़ी होता है कि एक रात में परिवर्तन आ गया और भाई अपन है ना पता नहीं क्या से क्या बन गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए देखो यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि इसमें मियोसिस भी होगा, वेरिएशंस भी होगा, इवोल्यूशन भी होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो मियोसिस, नो वेरिएशन, नो इवोल्यूशन। ठीक है, मतलब ये जैसे थे वैसे की वैसे रहेंगे, तभी तो अपन ये कहते हैं बेटा अलैंगिक जनन करने वाले जीवों को अमर माना गया है ना। कब तक अमर माना गया है? जब तक उनकी डेथ ना हो जाए। अगर ऐसा कोई एनवायरमेंटल फैक्टर वहां पर अप्लाई हो जाए, मान लो, ठीक है, जैसे अमीबा है तो आप उसको इमोर्टल मान सकते हैं, अमर मान सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई एनवायरमेंटल फैक्टर वहां पर अप्लाई हो जाए, ठीक है, कि जैसे सडनली टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, सडनली उस पानी के अंदर कोई लवणता वहां पर बढ़ गई, ठीक है, कोई पास में कोई ज्वालामुखी था उसमें विस्फोट हो गया, है ना, उससे लावा निकला और वो सारे एनिमल मर गए, तो फिर वो अमर थोड़ी है। ठीक है, तो जब तक ऐसा कोई एनवायरमेंटल फैक्टर अप्लाई नहीं होता है, और तब तक उनको आप इमोर्टल कंसिडर कर सकते हैं, अमर मान सकते हैं, क्योंकि उनका जो साइटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो एज इट इज आगे से आगे फ्लो करता रहता है। ठीक है, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाएं हो गई। ये कंपैरिजन है दोनों के अंदर। बताओ बेटा इन दोनों बातों में आपको कोई डाउट है क्या? समझने में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, बाकी फिर और आगे अपन पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार वगैरह, वो सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है बेटा, लीव करते हैं अभी, है ना। ओके सर, नमस्ते। ओके सर।